हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका साइंस का सेट 2 लेके आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सेट 1 आपको बता दिया गया है, विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं, समझ गए? तो और नीचे नंबर है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्लास लिख के, नाम लिख के, मैसेज करके मतलब नोट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट 2, 5 सेट बताएंगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर। तो जनवरी में होने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लास 9 साइंस, समझ गए आप लोग? तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोग, पैटर्न समझिए किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए तथा उसे परिभाषित करें। तो शक्ति का परिभाषा क्या है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या होता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और 1 सेकंड में किया गया कार्य, इसको भी शक्ति कहते हैं। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। क्या है? वाट है। और याद रखिए आप लोग, शक्ति को P से सूचित करते हैं। P बराबर W/T। कार्य बटे समय को शक्ति कहा जाता है। अब देखिए, P बराबर W/T होता है, माने शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अगर W को, कार्य को 1 जूल लेंगे और समय को 1 सेकंड लेंगे तो 1 जूल प्रति सेकंड हुआ। ये हुआ आपका 1 वाट। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। P बराबर W/T सब हो गया। लेकिन यहाँ आपको एग्जाम में क्या लिखना है? तो शक्ति का एसआई मात्रक लिखे तथा उसे परिभाषित करें। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति का परिभाषा क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। और शक्ति का मात्रक को अगर परिभाषित करना है 1 वाट, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 जूल प्रति सेकंड। मतलब जब 1 जूल कार्य 1 सेकंड तक किया जाता है तो उसे 1 वाट कहा जाता है। हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आवृत्ति को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। तो आवृत्ति क्या है? किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए पूर्ण दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए पूरे दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। आवृत्ति का एसआई मात्रक है हर्ट्ज, Hz से जिसे सूचित करते हैं। अब चलिए अगला, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या है? अवोगाद्रो संख्या, इसका मान होता है Na और ये बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23 कण का। 6.022 गुना 10⁻23 कण प्रति मोल, यही है अवोगाद्रो नंबर। मोलर द्रव्यमान क्या है? किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। तो याद रखना है, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसका एसआई मात्रक ग्राम प्रति मोल है। कैनाल किरणें क्या है? कैनाल किरणें धनावेशित गैसीय कणों की किरणें होती है जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब से प्रभावित होती है। तो कैनाल किरणें आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। कैनाल किरणें धनावेशित किरणें होती है, इसलिए इसे पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं। कैनाल किरणें धनावेशित गैसीय कणों की किरणें होती है जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड की तरफ चलती है, इन्हें पॉजिटिव रे भी कहा जाता है। 2 संक्रमण रोगों का नाम लिखिए। देखिए संक्रमण रोग होता क्या है? तो ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, माने मैन टू मैन ट्रांसफर, उसको बोला जाता है संक्रमण रोग। जैसे हैजा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, सर्दी जुकाम है, एड्स है, ये सब है संक्रमण रोग। एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है? देखो स्वस्थ किसे कहेंगे? तो जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से जो स्वस्थ है उसी को हम लोग स्वस्थ कह सकते हैं। देखो केवल बीमारी का ना होना, जिसको बीमारी नहीं है उसको हम लोग स्वस्थ नहीं बोल सकते। स्वस्थ उसको बोलेंगे जो शरीर और मन से, माने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक तीनों रूप से जो स्वस्थ है उसी को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। और ये स्वास्थ्य का परिभाषा भी है, हेल्थ का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें, उन कारणों का उल्लेख करें जिस पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? किसी चलती हुई वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। फिर से देखिए, किसी चलती हुई वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। यह किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु की गति पर। मतलब द्रव्यमान और गति पर निर्भर करता है गतिज ऊर्जा।
अनुदैर्ध्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? जिस तरंग में कणों का दोलन तरंग की गति की दिशा में है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुप्रस्थ तरंग। तो जिन तरंग में कणों का दोलन तरंग की गति की दिशा के लंबवत माने 90 डिग्री का हो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, जैसे जल की सतह पर बनने वाली तरंग। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10 नंबर। ध्यान से थोड़ा देखिए, समझ गए आप लोग। पहला है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का सूत्र O2 क्योंकि अणु के रूप में होता है तो आपको मोल निकालना है। तो मोल बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार। ग्राम में भार 12 है, अणुभार ऑक्सीजन का एक अणु का भार होता है 16, तो 2 अणु का होगा 32। कटाइए, 2 6 12, 16 दूनी 32, फिर 3 से, फिर 8 से, 3/8 मैंने कटेगा 0.8 24 6 38 56 बचा 4 8 5 40 0.37। इसी तरह बनेगा 12 ग्राम O2 एक ऑक्सीजन का 16 तो O2 का 32, तो 12/32 करेंगे, कटा देंगे 0.375 मोल। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखिए, CO2 कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 12 44, तो ग्राम में भार 22 ग्राम बटे 44, तो कटाएंगे 1/2 माने 0.5 मोल। आगे आपका बी नंबर। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। इस बार मोल ही दे दिया है। तो मोल बराबर सूत्र क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणुभार। तो मोल दिया है 10 मोल आपका, ग्राम में भार पता नहीं, अणुभार जल का 18 होता है, तो 18 गुना 10 180 ग्राम। जल का अणुभार H2O, H का 1 होता है, गुना 2 + 16, तो 18 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। संयोजकता। किसी तत्व के परमाणु द्वारा संयोजन बनाने हेतु साझा किए गए, प्राप्त किए गए, खोजे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। हाइड्रोजन H+1, ऑक्सीजन O-2, कैल्शियम का +2 होता है। माने किसी पदार्थ में कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है सॉरी, वही आपका संयोजकता। अब देखिए समभारिक। समस्थानिक और समभारिक एग्जाम में आएगा ही। सेट 1 में हम समस्थानिक बताए थे, माने वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है उसको बोलते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, इसमें न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। लेकिन समभारिक क्या है? जैसे ये आर्गन है, इसका परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान 40। फिर कैल्शियम है, इसका परमाणु संख्या 20, द्रव्यमान 40। तो ये द्रव्यमान समान है, परमाणु संख्या अलग अलग है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग समभारिक, माने भार बराबर द्रव्यमान बराबर। देखिए लिखा है, वे परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या A समान लेकिन परमाणु संख्या Z भिन्न हो, माने जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो, जैसे 40-40, परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो 18-20, उसे समभारिक कहते हैं। जैसे ये समभारिक का उदाहरण है आर्गन, कैल्शियम। इसको कर लीजिए आप लोग, हो जाएगा आपका जनवरी में एग्जाम एकदम क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। टीकाकरण क्यों आवश्यक है? टीकाकरण शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को रोग कारक सूक्ष्मजीवों से लड़ने का अभ्यास कराता है तथा गंभीर बीमारी से सुरक्षा देता है, इसलिए टीकाकरण आवश्यक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? वातावरण की नाइट्रोजन गैस को पौधों द्वारा उपयोग यौगिक जैसे अमोनिया नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यह बैक्टीरिया मतलब राइबोजियम बिजली और औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा होता है। यह राइबोजियम बैक्टीरिया द्वारा होता है, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो वातावरण की नाइट्रोजन गैस जो है पौधों द्वारा उपयोग योग्य जैसे अमोनिया नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है राइबोजियम। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके प्रकार को बताइए। तो देखिए,
यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या गति के कारण होती है। यह दो प्रकार का होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये क्वेश्चन देखिए, 15 kg द्रव्यमान है का एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड वेग है, गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। तो 1/2 m है 15, v है 4 का स्क्वायर 16, 2 से कटेगा 8 बार में, 15 8 120 जूल। देखो यहाँ पे दिया गया है। मानव कान के लिए श्रव्य सीमा क्या है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो 1 मिनट में कितना कंपन करेगा? तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 6000 बार कंपन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता देते हैं आपको। आविष्कार भी किसने किया है वो बताते हैं। जैसे ये कोई परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, नीचे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, समझ गए। परमाणु नाभिक धनावेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो है -1 होता है, प्रोटॉन पे +1, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, माने 0। पहला अंतर। दूसरा आवेश बता दिए, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का बहुत कम, प्रोटॉन का 1 AMU माने एटॉमिक मास यूनिट, न्यूट्रॉन का भी 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर होता है, माने ये चक्कर लगाता है। प्रोटॉन नाभिक में अंदर और न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक HDT, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटेरियम, इसको P भी बोलते हैं हम लोग। तो इसकी सारणी बताइए। हाइड्रोजन देखिए 1H1 1H2 1H3। तो अब देखिए पहले प्रोटॉन जो है परमाणु संख्या के बराबर, तो इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। इलेक्ट्रॉन भी देखिए सब में समान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के बराबर, लेकिन न्यूट्रॉन सब में अलग। 1 में 1 घटेगा 0, 2 में 1 घटेगा 1, 3 में 1 घटेगा 2। यही यहाँ लिखा गया है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से बताइए। देखिए मिट्टी कैसे बनता है, तो सबसे पहले चट्टान जो है वो टूटता फूटता है, गिट्टी बनता है, फिर बालू बनता है, उससे मिट्टी बनता है, तो वही है, हजारों साल लग जाते हैं इसमें। मिट्टी का निर्माण अपक्षय प्रक्रिया से होता है। चट्टान का तापमान, हवा, जल और जीवों की क्रियाओं से टूटना, छोटे कणों में बदलना, कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस का मिश्रण होना, परतों बनना, जैसे ऊपरी उपजाऊ परत A, उसके नीचे B तथा C परत, इस प्रकार हजारों वर्ष में मिट्टी तैयार होती है, माने बनती है। संक्रमण के कारण एवं उसकी रोकथाम। संक्रमण क्या है, मतलब बीमारी कैसे होता है? तो पहला वायरस, बैक्टीरिया, सफ़ेद फफूंद आदि, इस सबसे रोगाणु से, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ उससे, दूषित पानी और जल द्वारा, भोजन द्वारा, संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क, सोने से, बैठने से, उठने से, वहाँ से, मच्छर मक्खी, इस सब से फैलता है, अस्वच्छ वातावरण से फैलता है। रोकथाम क्या है इसका? तो टीकाकरण, हम लोग अलग अलग बीमारी से बचने के लिए टीका लगा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ कपड़ा पहन सकते हैं, साफ रह सकते हैं, स्वच्छ पानी और भोजन, मच्छरों को नियंत्रित कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका टॉप 19 क्वेश्चन। इसको एक बार लिखिए और ध्यान से पढ़िए। और हाँ, अगर आप लोग सेट 1 नहीं देखे हैं, पहले जाके उसको देख लीजिए आप लोग। तो 5 सेट आप पढ़िए तब, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा आपका 40 नंबर का, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, समझ गए? ठीक है, धन्यवाद।